हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो सेशन पर हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना के संबंध पर ही अगले टॉपिक रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। इससे पूर्व में हमने थॉमसन के प्रथम जो प्रस्तुत परमाणु मॉडल था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में अगले परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल या सौर ग्रही मॉडल के नाम से जानते हैं। जब थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो उस समय उन्हें केवल इलेक्ट्रॉन की जानकारी थी, उन्हें सही मायने में प्रोटॉन या धनावेश की जानकारी नहीं थी। तो इस कारण उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में ये स्पष्ट किया था कि परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है वो उसके संपूर्ण भाग में होता है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने सन 1911 में प्रोटॉन की खोज की और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु नाभिक की स्थिति को स्पष्ट किया, तब जो है ये ज्ञात हुआ कि परमाणु का समस्त धनावेश जो होता है वो पूरे भाग में नहीं फैला होता, बल्कि परमाणु के एक सूक्ष्म भाग में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अब इसी बात को उन्होंने रदरफोर्ड जी ने अपने एक परमाणु के मॉडल के रूप में स्पष्ट किया हुआ है, जो परमाणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए बहुत अधिक सही साबित हुआ। तो बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, तो रदरफोर्ड जी ने अपने परमाणु मॉडल को जब प्रस्तुत किया तो उसमें से सबसे पहले बिंदु रखा कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण हैं। मीन्स जिस प्रकार थॉमसन जी ने ये बात रखी थी कि परमाणु आकार में बहुत अधिक सूक्ष्म होते हैं, और उन्होंने ये बात नहीं बताई कि वो कितने सूक्ष्म होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड जी ने ये स्पष्ट किया। तो परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होते हैं, जो दो भागों से मिलकर या कहें दो प्रकार के आवेश से मिलकर बने होते हैं। मीन्स परमाणु की संरचना में दो भाग होते हैं, एक तो उसका पॉजिटिव भाग होगा मीन्स धन आवेश, और एक उसका होगा नेगेटिव। अब चूंकि जब रदरफोर्ड जी ने भी अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था तो उस समय भी न्यूट्रॉन की जानकारी इनको भी नहीं थी, तो धनावेश और ऋणावेश मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही जानकारी उस समय भी इनको थी, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज तो जेम्स चैडविक ने सन 1932 में की। तो इन्होंने पहले बिंदु में स्पष्ट किया है कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है, जो दो प्रकार के आवेशों से या दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक होते हैं धनावेशित और एक होते हैं ऋणावेशित। दूसरे बिंदु पर उन्होंने क्या बताया कि परमाणु में जो धनावेश होगा और जो ऋणावेश होगा उसकी संख्या सदैव आपस में इक्वल रहती है। मीन्स रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल में से उन्होंने ये बात बताई कि अगर किसी परमाणु में, मीन्स जैसे कि हमने एक परमाणु ले लिया हाइड्रोजन छोटा सा, अब इस हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो इस हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कितने हम बात करें तो नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो बराबर है कि नहीं। तो रदरफोर्ड जी ने अपने दूसरी बिंदु पर यह स्पष्ट किया है कि परमाणु में संरचना में जो धनावेश और ऋणावेश भाग लेंगे तो वो दोनों आपस में समान संख्या में होते हैं, जिस कारण से समान संख्या में होने के कारण परमाणु अपने आप में विद्युत उदासीन होगा। भाई धनावेश और ऋणावेश जब बराबर होंगे तो बैलेंस, तो वो कैसा हो जाता है, विद्युत उदासीन प्रकृति का हो जाता है। ठीक, इसके बाद उन्होंने ये बतलाया कि परमाणु की संरचना में से अगर बात करें कि परमाणु की संरचना में से परमाणु की नाभिक की जो आकार होगी और परमाणु का आकार जो होगा वो कितना होगा, तो इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि परमाणु की नाभिक की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, परमाणु नाभिक की जो त्रिज्या होगी वहाँ पर हमारी वो 10 की घाते -13 से 10 की घाते -12 सेंटीमीटर के आकार की लगभग होती है। और इसके बाद अगर बात करें परमाणु के आकार की या रेडियस की, मतलब तो परमाणु की जो नाभिक से त्रिज्या होगी उसकी बात करें तो वो होती है 10 की घाते -8 सेंटीमीटर अप्रॉक्सली। ठीक,
तो इन्होंने अगले बिंदु पर यह स्पष्ट किया है कि परमाणु की जो आकार है तो उसमें से परमाणु नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 की घात -13 से -12 सेंटीमीटर के आसपास होती है और जो परमाणु की त्रिज्या होगी वो लगभग 10 की घात -8 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद अगले बिंदु पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि परमाणु की संरचना में जो धनावेश होता है वो संपूर्ण भाग में ना होकर केवल और केवल उसके केंद्र में या एक मध्य भाग में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अर्थात नाभिक शब्द का प्रयोग या न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग इन्होंने ही सर्वप्रथम किया था और इन्होंने बताया कि वो न्यूक्लियस पर जो परमाणु का समस्त धनावेश होगा, जैसे कि टॉमसन ने कहा था पीछे कि सब पूरे में तरबूज के लाल कलर के भाग की भांति धनावेशित भाग फैला होता है, लेकिन इन्होंने बताया है कि परमाणु का समस्त धनावेश जो होता है वो कहाँ पर होगा, उसके नाभिक पर होगा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, तो परमाणु नाभिक में समस्त धनावेश होता है और उस धनावेश के साथ साथ बात करें ऋणावेश मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो परमाणु के जो समस्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस नाभिक के चारों ओर अधिक दूरी पर एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग अलग चक्कर लगाते हैं। ऐसा इन्होंने बतलाया कि परमाणु का जो समस्त धनावेश मीन्स प्रोटॉन होंगे वो हमारे नाभिक पर उपस्थित रहते हैं और उसके साथ साथ जो उसमें विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन होंगे वो परमाणु नाभिक के चारों ओर के क्षेत्र पर अधिक दूरी पर एक दूसरे से चक्कर लगाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जब जो है इन्होंने बताया कि परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, परमाणु नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर हमारा धनावेशित नाभिक है और ये उसके चारों ओर का क्षेत्र हो गया जैसे इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, तो ये धनावेशित भाग इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक में गिर जाएगा, तो क्या होगा, परमाणु तो हमारा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए रदरफोर्ड जी ने अगले बिंदु पर यह स्पष्ट किया हुआ है कि परमाणु स्थायी होता है। तो कैसे, तो उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया है कि परमाणु नाभिक इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, अपना जो है एक आकर्षण बल लगाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पर वो आकर्षण बल लगाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पर एक विपरीत प्रकार का अपकेंद्रण बल लगाकर उस बल को बैलेंस कर देता है। मीन्स धनावेशित भाग ने ऋणावेशित भाग पर जो है यहाँ पर जो विद्युत आकर्षण बल लगाया उस विद्युत आकर्षण बल की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न अपकेंद्रण बल के बराबर हो जाती है। ठीक, अपकेंद्रण या केंद्रीय बल कह सकते हो आप, के बराबर हो जाती है। तो जिस कारण धनावेश अपने स्थान पर और ऋणावेश मीन्स इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार परमाणु में से इलेक्ट्रॉन जो हैं नाभिक पर आकर नहीं गिरते, ये उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। तो अब बात करें अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रण बल क्या होता है, तो कोई भी मतलब जब गतिशील कण किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा होता है तो केंद्र के मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर केंद्र से जो एक विपरीत दिशा की ओर बल लगेगा, ठीक, उसी को यहाँ पर उस जो फोर्स होगा उसी को हम यहाँ पर अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विद्युत आकर्षण बल यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के द्वारा क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर ही चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना को स्पष्ट किया, जो कि काफ़ी पॉपुलर रही और काफ़ी अधिक समय तक जो है लोगों को ये क्योंकि मालूम नहीं था कि परमाणु का धनावेश कहाँ होता है, तो यह परमाणु मॉडल सही मायने पर हमको परमाणु की संरचना को स्पष्ट करने में सफल रही। अब परमाणु की इस संरचना को दिए जाने के फलस्वरूप कुछ इसमें भी दोष या डिफेक्ट्स देखे गए, जिसको बाद में बतलाया गया, तो वो भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में हमारे वो भी बहुत आते हैं।
तो डिफेक्ट की बात करें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, तो उसका पहला दोष जो है वो है उसके स्थायित्व का। मीन्स रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहता है। मतलब जैसे कि आपने फिजिक्स में मैक्सवेल का एक तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें मैक्सवेल जी ने बताया है कि कोई भी गतिशील कण जब किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते वक्त वो क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा तो उसके ऊर्जा के मान में कमी आएगी, और कमी आएगी तो अंततः उस वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते लगाते वो अंत में जाकर केंद्र में गिर जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखें कि परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं हमारे। अब चक्कर लगा रहे हैं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो अंततः क्या होंगे, जाकर नाभिक में ही गिर जाएंगे। तो इससे हमारा परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस बात को हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में स्पष्ट नहीं किया गया। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो स्थायित्व की व्याख्या करने में हमारा असफल रहा था। दूसरी कि परमाणु के जो रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या है, मीन्स जब इलेक्ट्रॉन में हमारे मतलब किसी परमाणु में स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति जो होती है उसको भी हमारा जो है रदरफोर्ड जी ने अपने परमाणु मॉडल में कहीं पर स्पष्ट नहीं किया हुआ है। तो पहला दोष कि इनका जो परमाणु मॉडल है वो स्थायित्व की सही व्याख्या करने में असफल रहा था। दूसरा कि परमाणु का यह मॉडल जो है वो रैखिक स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं करता। ठीक, तो इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये दोष क्लियर होते हैं। बस याद रखना है कि इस परमाणु मॉडल को पेपर में कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को मैंने कहा कि नाभिकीय मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी परमाणु मॉडल में सबसे पहले नाभिक की जानकारी दी गई थी। और इसके साथ साथ जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अधिक दूरी पर एक दूसरे से अलग अलग चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड जी ने वहाँ पर एक प्रकार से सोलर प्लैनेट में उसकी तुलना की हुई थी कि जिस प्रकार सूर्य हमारा जो है सेंटर पर रहते हुए उसके चारों ओर हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो है ग्रह हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं अधिक दूरी पर अपनी अपनी। तो उसी प्रकार यहाँ पर अधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं। तो इस कारण इस परमाणु मॉडल को सौर ग्रहीय परमाणु मॉडल या ग्रहीय मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आज हमारा ये रदरफोर्ड का जो है द्वितीय परमाणु मॉडल क्लियर हुआ। आगे हम रदरफोर्ड के बाद अगले परमाणु मॉडल बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके।